फिर 8 रोटियां बच गई। ये बच्चे भी ना रोटी बनने के बाद अपने पापा से पिज्जा की जिद करते हैं। अब आज फिर इतनी सारी रोटियां बच गई, इन्हें इस पेड़ के नीचे रख देती हूँ, कोई गाय आकर खा लेगी। वो औरत बासी रोटियां वहां रखकर चली जाती है। तभी वहां प्रिया और बिट्टू 2 छोटे भाई बहन आते हैं और वो उन रोटियों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। देख बहन, इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, चलो चलकर इस रोटी को उठा लेते हैं। वो दोनों बच्चे उस रोटी को उठा लेते हैं और अपने घर ले आते हैं। माँ, ये लो, जल्दी से इस रोटी को सेककर हमें नमक के साथ दे दो। लेकिन ये तुम कहाँ से ले आए? माँ, कोई आंटी पेड़ के नीचे रख कर गई थी, वहीं से उठाकर लाए हैं। ये सुनकर ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी तरह वो जैसे तैसे दिन काट रहे थे। फिर अगले दिन, माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें ये दर्द क्यों हो रहा है, तुम्हें भूख के कारण ये दर्द हो रहा है ना। माँ, सुना है अपने गांव के शिवजी वाले मंदिर के बाहर आज भंडारा होने वाला है। क्या तू सच कह रहा है? चल फिर अभी से चलकर लाइन में लग जाते हैं। ममता और बिट्टू जाकर भंडारे की लाइन में लग जाते हैं। फिर दिन के वक्त उनको 2-2 पूड़ी और आलू की सब्जी मिलती है। अरे, इससे तो हमारा किसी का पेट नहीं भरेगा। चल इसको एक तरफ रख देते हैं और दोबारा लाइन में लग जाते हैं। वो दोनों फिर से लाइन में लग जाते हैं, लेकिन भंडारे वाला उन्हें पहचान लेता है और उनको वहाँ से भगा देता है। वो वही 4 पूड़ी लेकर घर आ जाते हैं और सभी एक एक पूड़ी खाकर सो जाते हैं। इसी तरह उनके दिन गरीबी में कट रहे थे। दरअसल ममता के पति मनमोहन का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद से उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब उनके घर की हालत काफी खराब हो गई। ममता ने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिस कारण उन्हें ऐसे दिन देखने पड़ रहे थे। और फिर एक रोज, अरे ममता, सुना है तू कई दिनों से काम ढूंढ रही है। हाँ काकी, आप तो जानती हैं घर के हालात कैसे हैं, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा। एक जगह घर के काम के लिए जरूरत है, तू कहे तो बात करूं। हाँ काकी, जो भी काम हो मैं कर लूंगी। सरला ममता के लिए बात करती है और उसे एक घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है, जहाँ महीने के उसे 3000 रुपए मिलते हैं। अब ममता को वहाँ काम करते हुए कुछ दिन महीने बीत जाते हैं। एक रोज उसकी मालकिन उससे, अच्छा सुनो ममता, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मैं ना बहुत बड़ी दावत दे रही हूँ जिसमें बड़े घर के लोग आएंगे, तो तू भी कल समय पर आ जाना और सब काम संभाल लेना। ठीक है मालकिन, मैं आ जाऊंगी। अगले दिन ममता जब सौम्या के घर जाती है तो वहाँ सारा घर बहुत अच्छे से सजा हुआ होता है और कई तरह के पकवान और मिठाइयाँ वहाँ बनाकर रखी होती हैं। उस दिन ममता अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ इस उम्मीद से ले जाती है कि वो भी आज बढ़िया दावत खा लेंगे। ममता, आ गई तू? चल अब सब मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक देती जा और हाँ, अपने इन बच्चों को एक तरफ बिठा दे। कहीं ऐसा ना हो ये खाने की किसी चीज को हाथ मार दे या कुछ गिरा दे। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ये पार्टी अमीर लोगों के लिए, तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं। जी मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, ये बस दूर से पार्टी देखकर खुश हो जाएंगे। ममता की मालकिन सौम्या बहुत ही खड़ूस थी। उसे अपनी अमीरी पर बड़ा घमंड था। वो गरीबों से नफरत करती थी, इसलिए ममता को भी बेवजह कुछ न कुछ सुनाती रहती। कुछ देर बाद एक बड़ा सा केक आता है, जिसे देख बिट्टू और प्रिया के मुंह में पानी आ जाता है। बिट्टू और प्रिया की तरसती आंखें देख ममता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ममता भूखी पेट अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाती है। माँ, हमारा भी बहुत मन कर रहा था केक खाने का, और वो स्वादिष्ट शाही दावत खाने को भी। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम्हें किसी दिन बढ़िया दावत खिलाऊंगी। क्यों मेरे दोनों बच्चों को झूठा दिलासा दे रही हो ममता? हम गरीबों के नसीब में कहाँ शाही दावत का सुख होता है। कोई बात नहीं जी, कम से कम अब हमें सूखी रोटी नमक के साथ तो नहीं खानी पड़ रही, यही हमारे लिए काफी है। इसके बाद वो चारों फिर वही दाल रोटी खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज ममता शाम को थकी हारी काम से घर लौट रही थी तो उसे किसी आदमी की आवाज आती है। कोई मेरी मदद करो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे, कोई कुछ खाने को दे दो। क्या हुआ भाई साहब? बहन जी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, पेट में जोरों की भूख लगी है। उस आदमी की बात सुनकर ममता को उस पर दया आ जाती है और वो अपने पल्लू में बंधे हुए 30 रुपए निकालती है और उस आदमी को सामने बने ठेले से रोटी और सब्जी खरीद कर खाने को देती है और उसके बदले वो उसको एक नया चमकता हुआ बर्तन देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, जो तुमने इस भूखे का पेट भरा। मेरी तरफ से ये बर्तन तुम रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। ममता उस बर्तन को अपने साथ ले आती है और रसोई के एक कोने में रख देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज ममता अपने दोनों बच्चों के साथ मंदिर जाती है और वहाँ जाने के बाद बिट्टू अपनी माँ से, माँ, ये भगवान की मूर्ति के आगे
पेटी किस लिए रखी है? बेटा, ऐसी मान्यता है कि हमें जो भी भगवान से मांगना हो वो एक कागज में लिखकर इस पेटी में डाल दो तो हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अपनी माँ की ये बात उन दोनों के दिल में बैठ जाती है। मैंने तो खाने में शाही खाना मांगा है, तुमने क्या मांगा है? मैंने तो अपने लिए केक मांगा है और साथ में पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक भी मांगी है। अब हम जब भी माँ के साथ मंदिर जाएंगे ना, तो अपनी इस इच्छा को भगवान की पेटी में डाल देंगे। तभी उन्हें ममता के आने का एहसास होता है और वो डर के मारे जल्दी में उन कागजों को कोने में रखे उस नए बर्तन में छुपा देते हैं। आ गई ममता तुम, जल्दी से कुछ खाने को बना दो, आज बहुत भूख लग रही है। लेकिन जैसे ही ममता अंदर जाती है तो वो देखती है उसके चूल्हे के पास केक, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, शाही पनीर, दाल मखनी, नान, चाउमीन, गुलाब जामुन और भी बहुत सी चीजें रखी हुई होती हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे बिट्टू, ये तो वही खाना है जो हमने भगवान से मांगा था। फिर सारी बात अपनी माँ को बताती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? फिर प्रिया एक बार फिर कागज पर आइसक्रीम लिखकर उस बर्तन में डाल देती है। देखते ही देखते उसमें से एक तेज रोशनी प्रकट होती है और फिर आइसक्रीम का ढेर लग जाता है। है जादू? इसका मतलब ये कोई जादुई बर्तन है? मतलब कोई चमत्कारी शक्ति थी जो हमारी मदद के लिए आई थी। वाह माँ, आज तो मजा ही आ गया। हाँ बेटी, लेकिन अभी भी हमारी तरह कई ऐसे गरीब होंगे जो शाही दावत खाने के लिए तरसते हैं। इसलिए इस जादुई बर्तन की मदद से हम सब गरीब लोगों को दावत देंगे और पूरे गांव को उस शाही खाने की दावत दी जाती है और सब साथ में खुशी खुशी रहते हैं।